नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलगाववादी संघर्षों में से एक नगा समस्या पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इस विद्रोह के ऐतिहासिक तथ्यों को, उसके कारण, उसके संभावित निदान, सरकार द्वारा नगा समूहों के साथ में किए गए विभिन्न समझौते तथा उनके क्रियान्वयन में आए अवरोध एवं संभावित समाधान को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नगा समस्या के कारण और निवारण से संबंधित एक प्रमुख हालिया संदर्भ है कि नगा शांति वार्ताकार और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई है कि नागालैंड के कुछ सशस्त्र चरमपंथी संगठनों के द्वारा संवैधानिक रूप से स्थापित राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दी जा रही है तथा ये सशस्त्र चरमपंथी संगठन वहाँ के नागरिकों को अपहरण कर उनसे फिरौती वसूल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के टैक्स भी अनधिकृत रूप से वसूल रहे हैं। यद्यपि नागा चरमपंथी समूहों के संगठन नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स की कार्यकारिणी समिति ने के किसी भी समूह ने इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है। तो देखते हैं नागा समस्या की, हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो नागा भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार में फैले हुए विभिन्न जनजातियों में विभाजित एक निर्जातीय समूह है। प्रतिरोध की शुरुआत इनकी कब हुई थी? तो सर्वप्रथम ये प्रतिरोध की शुरुआत इनकी 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष अपने भविष्य के निर्धारण को वो स्वयं करने के लिए मांग प्रस्तुत किए थे, परंतु साइमन कमीशन के द्वारा इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके पश्चात 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत और बर्मा का विभाजन कर दिया गया, जिसके कारण वहां निवास करने वाले नागाओं के मध्य एक राजनीतिक लकीर खींच दी गई तथा वे भारत एवं म्यांमार में विभाजित हो गए। इसके पश्चात जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो रहा था, तो उससे पूर्व एक दिन पूर्व ही 14 अगस्त 1947 को नागा नेशनल काउंसिल के नेतृत्व में विभिन्न नागा समूहों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात वो नागा नेशनल काउंसिल के नेतृत्व में नागालैंड में सशस्त्र संघर्ष जारी हुआ। इसके पश्चात 1958 में पूर्वोत्तर के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA लागू कर दिया गया, जिसके द्वारा भारतीय सैन्य बलों को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गईं। इसके पश्चात देखते हैं कि नागा समूह की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। तो इनकी प्रमुख मांग है बृहत नागालैंड और नागालिम की मांग करना, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर में निवास करने वाले नागा एवं म्यांमार के भी कुछ क्षेत्र या म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके पश्चात नागा समूह अपने राज्य को एक विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। नागालिम को या बृहत नागालैंड को एक विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रशासन के लिए एक पृथक संविधान एवं झंडे की भी मांग कर रहे हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नागा समूह का विभाजन किस प्रकार से है। इसे एक मैप के माध्यम से समझेंगे कि यह किस प्रकार से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होते हुए यह असम के क्षेत्रों को लेकर के संपूर्ण मणिपुर सहित भारत एवं म्यांमार के बीच के बॉर्डर से होते हुए यह एक नागालिम या बृहत नागालैंड की मांग कर रहे हैं। इसके पश्चात इनका प्रमुख मांग क्या है या प्रमुख कारण क्या है इनकी मांगों का? तो वह होता है पहचान का संकट। आखिर पहचान का संकट है क्या? तो पहचान का संकट एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अथवा समूह दीर्घ अवधि में अपनी संस्कृति और सभ्यता की पहचान को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होता है। यानी उन्हें लगता है कि बाह्य तत्व उनकी संस्कृति और सभ्यता को हानि पहुंचा रहे हैं या हानि
पहुंचा सकते हैं। यह समस्या हम प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में देख सकते हैं, जहां आधुनिक भौतिक बदलावों के कारण इनकी पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है। इसके लिए स्वयं की पृथक पहचान स्थापित करने के लिए ये निरंतर सरकार के साथ में संघर्षरत रहते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि नागा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित विभिन्न शांति समझौते किस प्रकार से और कब कब किए गए हैं। तो सर्वप्रथम प्रयास जून 1947 में ही किया गया था, जब भारत सरकार व नगा विद्रोही नगा हिल्स में एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर के सहमत हुए थे। परंतु इस व्यवस्था में एक विवादास्पद प्रावधान भी जुड़ा हुआ था, जिसके अनुसार भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर असम के राज्यपाल के पास 10 साल तक यह विशेष जिम्मेदारी होगी कि इस समझौते को वह लागू कराएं, यह विवादास्पद प्रावधान था, जिसके कारण यह समझौता दीर्घावधि तक नहीं चल सका। 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही नागा विद्रोहियों ने इसकी व्याख्या अपनी आज़ादी के अधिकार के रूप में की, परंतु सरकार के अंतर्गत यह व्यवस्था कानून के अंतर्गत प्रशासनिक बदलाव के लिए सिर्फ एक सलाह का अधिकार देता है। किन्हें? नागाओं को। यानी आप प्रशासनिक बदलाव के लिए कि किस प्रकार के प्रशासनिक बदलाव नागा हिल्स में किए जाए, उसके लिए आप सरकार को केवल सलाह दे सकते हैं। अब देखते हैं कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसके आने के पश्चात ही नागालैंड में सशस्त्र हिंसक संघर्ष की शुरुआत बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। तो NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन 1980 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत से पृथक होने हेतु एक सशस्त्र हिंसक संघर्ष की शुरुआत करना या नागालिम के मांग के लिए या एक अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ में सशस्त्र संघर्ष करना। 1988 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड में विभाजन होता है। यह NSCN-IM यानी NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा गुट और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ खापलांग, ये खापलांग का गुट था। 1997 में इसाक और मुइवा गुट ने भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। वहीं 2010 में खापलांग गुट ने भी भारत सरकार के साथ में शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। परंतु 2016 ईस्वी में म्यांमार में नागा विद्रोहियों के द्वारा, मुख्यतः खापलांग गुट के द्वारा भारतीय सैन्य बलों पर हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सैन्य बलों ने म्यांमार में प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक इस खापलांग गुट के विरुद्ध ही की थी। अब है ग्रेटर नागालिम के पक्ष में तर्क क्या क्या दिए जा रहे हैं। तो नागालैंड का तर्क क्या है कि 16 पॉइंट एग्रीमेंट, जिसके अनुसार नागा क्षेत्रों को वापस नागालैंड को लौटा दिया जाएगा। यह 16 पॉइंट एग्रीमेंट क्या था? तो इस एग्रीमेंट के तहत ही 1960 में नागालैंड भारत का राज्य बना था। अगला तर्क है कि ऐतिहासिक तौर पर नागाओं की जो भूमि है वह असम के कब्जे में है। इसके पश्चात है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रणाली तथा अन्य प्रथाएं इसे अन्य जनजातियों से पृथक करती हैं, इसलिए इन्हें एक ग्रेटर नागालिम या बृहत नागालैंड इन्हें प्रदान किया जाए। वहीं असम का तर्क है कि नागालैंड के द्वारा उसके भूभाग का अतिक्रमण किया जाता है, इसलिए उन्हें एक अलग नागालिम दे दिया जाए, परंतु हमारे राज्य की अखंडता या क्षेत्रीय अखंडता को नष्ट न किया जाए। मणिपुर का भी वही तर्क है कि घाटी में रहने वाली आबादी, जिसे हम मैतेई समुदाय के रूप में जानते हैं, प्रमुखतः यह समुदाय हिंदू धर्म का पालन करती है, जबकि पहाड़ों पर रहने वाली नगा जनजातियां ईसाई धर्म को मानती है। और इन दोनों में परस्पर अविश्वास की भावना के अनुसार मणिपुर सरकार का कहना है कि उन्हें उनके राज्य में वापस भेज दिया जाए। इसके पश्चात देखते हैं कि ग्रेटर नागालिम के विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं कि पूर्वोत्तर भारत में एक नवीन सांप्रदायिक एवं पृथकतावादी संघर्ष प्रारंभ हो सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम नागालिम की मांग को मान लेते हैं
तो अन्य समूह भी वहाँ पे, जैसे कुकी जनजाति भी अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लड़ रही है, मिजो जनजाति, वहाँ पूर्वोत्तर में अनेक अन्य जनजातियाँ भी सांप्रदायिक एवं पृथकतावादी संघर्ष में संलग्न है। वो आरंभ से ही मांग कर रही है कि उन्हें भी उनका अधिकार प्रदान किया जाए और उन्हें पृथक किया जाए। इसके लागू होने के पश्चात ही एक नवीन प्रकार का सांप्रदायिक एवं पृथकतावादी संघर्ष पूर्वोत्तर में पुनः प्रारंभ हो सकता है और फिर से पूर्वोत्तर में इंसर्जेंसी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचेगी कि हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, तो यहाँ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ही सीधे सीधे चोट पहुंच रही है। इसके पश्चात है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की परियोजनाओं और योजनाओं को आगे बढ़ाने में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। भारत सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के आधारभूत परियोजनाओं और योजनाओं का संचालन वहाँ कर रही है, जिसके कारण इस प्रकार के मांग को मानने से क्या होगा कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी या विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसके पश्चात है कि देश के अन्य राज्यों को भी भौगोलिक एकीकरण की मांग को प्रोत्साहित यह मांग करेगा। विभिन्न प्रकार के मांग हम देखते हैं भारत में, जैसे पूर्वांचल, वनांचल, इस प्रकार के मांग विभिन्न क्षेत्रों से समय समय पर उठते रहते हैं, तो उन्हें भी तुष्ट करना होगा। इसके पश्चात है कि नागा विद्रोह को खत्म करने के लिए कोई भी समाधान नागालैंड के राज्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु अन्य राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि नागा लोगों की मांग ग्रेटर नागालिम या बृहत नागालैंड की जो मांग है वह एक राज्य से संबंधित न होकर अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर तक विस्तृत है। साथ ही साथ इसमें म्यांमार के भी सीमावर्ती भाग शामिल हैं। तो इस प्रकार यह न केवल एक अंतर्राज्यीय बल्कि एक अंतर्देशीय विवाद है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि इस विवाद के समाधान के लिए अन्य राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त है कि केंद्र को किसी विशेष समुदाय को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की मांग अन्य समुदाय विशेष के द्वारा भी उठाया जा सकता है कि उनके भी मांगों को पूर्ण समस्या से संबंधित इसके संभावित समाधान को देखते हैं कि वर्तमान में विभिन्न समझौता के विभिन्न दौर बातचीत के दौर चल रहे हैं तथा सरकार NNPG की मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के पक्ष में न होकर एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। इसके पश्चात है कि नागालैंड को दी जाने वाली विभिन्न सामाजिक आर्थिक सुविधाओं को अन्य संबंधित राज्यों में निवास कर रहे नागाओं तक विस्तृत किया जाना चाहिए। इसके पश्चात है कि सांस्कृतिक मंचों और कार्यक्रमों में नागाओं को स्वयं का झंडा उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु राजनीतिक मामलों में यह छूट नहीं देनी चाहिए। इसके पश्चात है कि पृथक संविधान के स्थान पर नागाओं को स्वायत्तता दी जा सकती है और उनके विशेष हितों की रक्षा करेगी। यह मालूम होना चाहिए कि भारत में विभिन्न जनजातियों को उनके क्षेत्रों में प्रशासन के लिए उन्हें स्वायत्तता एक निश्चित क्षेत्र में दी गई है। इनकी अन्य मांगे जिनके प्रभाव व्यापक नहीं है, सरकार उनको स्वीकार करने पर विचार कर सकती है। समझौता लागू होने में प्रमुख रुकावटें क्या है कि यदि सरकार नागा नेताओं के साथ में या नागा समूहों के साथ में समझौता कर भी लेती हैं, तो इस समझौते को लागू करने के प्रमुख रुकावटें क्या क्या हैं। तो पहला है कि सरकार के अनुसार नागा समस्या एवं उनकी मांगों का समाधान नागालैंड के सीमा के भीतर ही होगा। इसके लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके पश्चात है कि मणिपुर की सरकार का यह मत है कि नागा समस्या के समाधान से राज्य की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकार के अनुसार उन्हें ऐसा कोई भी समझौता मंजूर नहीं है जो उन राज्य की सीमा और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करती हो। क्षेत्रीय एकीकरण नहीं होने की स्थिति में नागा विद्रोही गुट किसी भी प्रकार का समझौता करने के इच्छुक नहीं है। इसके पश्चात है कि स्वयं नागा समूहों में विभिन्न तीव्र मतभेद हैं, जिसके कारण किसी भी निर्णायक समझौते तक पहुंचने में
कठिनाई आती है तो ये प्रमुख रुकावटें हैं जो समझौते को लागू करने में आएंगी। तो आगे की राह क्या है कि किस प्रकार से हम इन समझौते को पूर्ण कर सकें और पूर्वोत्तर में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकें। तो पहला क्या है आगे की राह, तो समझौते की विफलता का कारण क्या है? विभिन्न दलों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया गया समझौते का अपनी सुविधा के अनुसार किया गया भिन्न भिन्न व्याख्या है। सरकार को संविधान सम्मत समस्या का समग्र हल तलाशने का प्रयास करना चाहिए, परंतु विफलता बार बार हाथ ही लग रही है। विफलताओं के कारण नए विद्रोही गुट जन्म लेंगे जो समस्या को और बढ़ाने का ही काम करेंगे। विद्रोह पर नियंत्रण करना होगा, तो इसके लिए हमें विदेशों से इन गुटों को प्रदान किए जाने वाले संसाधनों, जिनमें प्रमुख है हथियार या धन की उपलब्धता पर प्रभावी रोक लगानी चाहिए। आधारभूत संरचनाओं का विकास पूर्वोत्तर के क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि इन जनजातियों तक आर्थिक विकास का लाभ अधिक से अधिक पहुंच सके तथा उनका पूर्ण एकीकरण भारत के साथ हो सके। यहाँ नगा समस्याओं पर व्यापक समझ कायम करते हुए जनजातीय समूहों और अन्य लोगों की बदलती आकांक्षाओं के मद्देनजर एक स्वीकार एवं व्यापक समाधान तलाशने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज नगा समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इस वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट, यदि आप कोई भी प्रश्न है या कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।